Hello students, so this side Harpreet sir. Again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. Students, as promised to you, आप लोगों के फुल कोर्स लेक्चर्स कंटिन्यूशन में बनाए जा रहे हैं और अपलोड किए जा रहे हैं हमारे करियर हाइट्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मार्केटिंग चैप्टर पूरा खत्म किया था, राइट? और आज हम लोग अगले यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, राइट सर? सो एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं क्या? तो बेसिकली ना हमको इस यूनिट में स्टूडेंट्स में आपको बता दूं कि दिस इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट। ओके, आप इसका एग्जामिनेशन वेटेज है 10 मार्क्स का और सिर्फ हमको दो ही कॉन्सेप्ट्स, दो ही टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। एक तो है हमारा फ्रेंचाइजिंग और दूसरा है मर्जर्स एक्विजिशंस, राइट? तो स्टूडेंट्स, लगभग इसी लेक्चर में हम लोग ये पूरा यूनिट खत्म कर लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ में बने रहिए थ्रू आउट द वीडियो, आपको हर चीज अच्छे से समझ आएगी एंड आई कैन गिव यू एश्योरेंस कि आपके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ से इस लेक्चर को अटेंड करके गारंटीड हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या हैं। स्टूडेंट्स देखिए, आज एक बिजनेस एक ही लेवल पर रहे या एक ही लेवल पर ऑपरेट होता रहे ऐसा जरूरी नहीं है। आज हर आदमी को ग्रोथ चाहिए। उसी तरीके से हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो भी ग्रोथ चाहता है। तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकता है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट सर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ग्रोथ स्ट्रेटजी, दैट इज फ्रेंचाइजिंग। स्टूडेंट, थोड़ा सा हो सकता है इंट्रोडक्टरी पार्ट आप लोग को खुद पढ़ना पड़े क्योंकि ग्रोथ स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है वो सारा मीनिंग थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, वो आप एक बार खुद रिवाइज कर लेना अपने एंड पर। मैं आपको इस शीट के अंदर मेन टॉपिक्स रिवाइज करवा रहा हूँ, मेन टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर फ्रेंचाइजिंग की। ओके स्टूडेंट्स, तो सर फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? तो फ्रेंचाइजिंग के अंदर ना बच्चों दो तरीके की पार्टीज होती है, एक होता है फ्रेंचाइजर और एक होता है फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो एक बार पहले हम रीड कर लेते हैं फिर अच्छे से इस डेफिनेशन को हम स्टडी करने वाले हैं आगे की क्लास के अंदर। देखिए, फ्रेंचाइजिंग स्टूडेंट्स क्या है? ये एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट को आप ना एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर हम अरेंजमेंट को? एग्रीमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? एक अरेंजमेंट है या एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर थ्रू विच द मैन्युफैक्चरर और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट, देखिए एक बंदे ने प्रोडक्ट बनाया है, उसे ट्रेडमार्क उसने उसका लिया है, तो वो क्या करता है? वो अपने इस ट्रेडमार्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक्सक्लूसिव राइट्स देता है ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स इन रिटर्न ऑफ फॉर रॉयल्टीज एंड कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और मैंने उसका ट्रेडमार्क लिया और आपको वो प्रोडक्ट बहुत पसंद है ना? आप भी एक बिजनेसमैन हो, आपको भी वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो आप कह रहे हो सर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मुझे दे दीजिए। मतलब सर प्रोडक्ट आपका ही रहेगा पर मैं आपके प्रोडक्ट को मेरे बिजनेस में मैं बेचूंगा, तो मैं आपको मैं आपसे डिमांड करूंगा रॉयल्टी। क्या डिमांड करूंगा? रॉयल्टी। और मैं एक एग्रीमेंट करूंगा आपके साथ जिसके अंदर मैं हूं फ्रेंचाइजर, राइट सर? मैं कौन हूं? फ्रेंचाइजर। मतलब फ्रेंचाइजर कौन है सर? देखिए बहुत ध्यान से, द ओनर और पर्सन ऑफरिंग द फ्रेंचाइजी इज नोन एज फ्रेंचाइजर। मतलब हमारे केस में फ्रेंचाइजर कौन है? मैं, जिसके पास में पेटेंटेड प्रोडक्ट या ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट है। और आप कौन हो? फ्रेंचाइजी, राइट? द फ्रेंचाइजी इज अ पर्सन हु परचेजेस द फ्रेंचाइजी and is given opportunity to enter new business with a better chance to success that if he or she were to start a new business from nothing। तो आप कौन हुए? फ्रेंचाइजी हुए। आप मुझे रिटर्न में क्या देंगे? रॉयल्टी देंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक सिंपल सा मतलब है आपके फ्रेंचाइजिंग का, ठीक है? अब सर तीन वे जिनके जरिए फ्रेंचाइजी हो सकती है, दैट इज थ्री वेज इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपांड एक्सटर्नली। पहला तो मोड है फ्रेंचाइजिंग जो हमको पढ़ना है, मर्जर पढ़ना है और एक्विजिशन पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो फ्रेंचाइजिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, जिसके अंदर एक व्यक्ति है जिसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर, वो डिस्ट्रीब्यूटर है
ट्रेडमार्क प्रोडक्ट का, जो कि एक्सक्लूसिव राइट डिस्ट्रीब्यूशन के देता है दूसरे व्यक्ति को रॉयल्टी के रिटर्न में। किसके रिटर्न में सर? रॉयल्टी के रिटर्न में। तो उसे हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। ठीक है। दूसरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो हमको पढ़नी है यहाँ पर वो है मर्जर। क्या है सर? मर्जर। मर्जर क्या है? इट इज कंबाइनिंग ऑफ टू फर्म्स इनटू अ सिंगल फर्म। एक्विजिशन और टेकओवर is enveloping in itself a range of acquisition transactions by a firm. स्टूडेंट्स देखिए बहुत इजी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना यही समझ में नहीं आता। समझेंगे मर्जर और एक्विजिशन क्या है, समझे। मान लीजिए हम एक कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ठीक है। अब मान लीजिए ए और बी दोनों मिलकर के बनी कंपनी सी। क्या बनी सर? ए और बी दोनों मिलकर के कंपनी सी। तो ये जो केस है, इस केस को हम कहते हैं मर्जर। क्या कहते हैं सर हम इस केस को? मर्जर। मतलब जब एक या एक से ज्यादा कंपनी बंद होकर के एक नई कंपनी बनती है तो उसे हम कहते हैं मर्जर। क्या कहते हैं सर हम उसे? मर्जर। दूसरा केस मैं आपको बोलता हूं, ए कंपनी और बी कंपनी मिल करके बनी ए कंपनी। क्या बनी? ए कंपनी। मतलब सीधी सी बात है, ए कंपनी ने बी कंपनी को क्या करा है? खरीदा है। तो इसका जो नाम है हम इसे कहते हैं एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम इसे? एक्विजिशन। व्हेन an existing company is purchased by another company and the business is both the businesses are operated by a single company, that is called as acquisition. तो आई होप इस डायग्राम से आपको मर्जर और एक्विजिशन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। फिर से बता देते हैं, ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर के बनी एक नई कंपनी जिसका नाम है सी कंपनी, तो उसे हम कहते हैं मर्जर। एक्विजिशन, ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर के बनी ए, यहां पर ये बी भी बन सकती है। यहां पर ये कंपनी जो है बी भी बन सकती है। मतलब बी ने ए को खरीदा या ए ने बी को खरीदा, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों केसेस क्या होंगे सर? एक्विजिशन। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे टीचर्स भी पढ़ाते समय इस डिफरेंस को क्लियर ही नहीं करते। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन नोट्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन नोट्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू कैन डाउनलोड इट, गेट इट प्रिंटेड, और इन केस यू हैव एनी डाउट्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, उस पर आप अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट सर। तो आइए आगे बात करते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, प्रूवन आइडिया। बिजनेस एक आइडिया के लिए ही एग्जिस्ट करता है और एक प्रोडक्ट की सक्सेस कैन बी चेक्ड इन द मार्केट एंड इट इज आल्सो नोन। हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अपनी क्वालिटी के लिए ऑलरेडी मान लिया गया है, वो अपनी क्वालिटी के लिए ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है मार्केट में। तो ये इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस है फ्रेंचाइजिंग की। दूसरा, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन। फ्रेंचाइजेस जो है आपकी एक इमेज बना देते हैं मार्केट में और इससे आपका वक्त और पैसा दोनों बचता है। क्यों? क्योंकि आज मैकडी का एड चल रहा है, मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ली है तो मुझे इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट है ना, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड है और उससे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज फेवरेबल वन इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। फ्रेंचाइजी जो अरेंजमेंट है इसके अंदर लोगों को विश्वास होता है, लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी का एश्योरेंस भी रहता है। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस का, रिकॉग्नाइज ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। क्योंकि हमारा एंटरप्रेन्योर को अब यहाँ पर कुछ नया तो करना नहीं है, उसको एक एस्टेब्लिश ब्रांड के ही बेनिफिट्स लेने हैं, तो वो अच्छे से यहाँ पर काम कर सकता है दूसरे एरियाज पर भी, राइट। चौथा पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी। कोई भी अगर लॉसेस है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस चलाने में, तो हमें मैकडी से पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा कि हमें बिजनेस को रन कैसे करना है, हाउ टू रन द बिजनेस, एंड ऑनगोइंग एडवाइस भी वो लोग हमें देते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो लोग हमें एडवाइस भी देते रहते हैं। कौन? फ्रेंचाइजर, राइट सर। लास्ट पॉइंट है इजियर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इज बिजनेस, financing the business become easier due to associated brand name. Banks are more likely to lend to buy a franchisee with a good reputation. क्योंकि हमने जिसकी फ्रेंचाइजी ली है उसका एक वेल एस्टेब्लिश नाम है मार्केट में,
तो इससे हमारी सॉल्वेंसी बढ़ जाएगी, और क्योंकि हमारी सॉल्वेंसी बढ़ जाएगी तो हमें लोन भी आसानी से मिल सकेगा, राइट। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग। पर सर क्या हमारी फ्रेंचाइजिंग के कुछ नुकसान भी हैं? बिल्कुल हैं सर। सबसे पहला फ्रेंचाइजी का नुकसान है हायर कॉस्ट। आपको पता है कुछ लोग फ्रेंचाइजी लेने के 12-12 15-15 लाख रुपए भी ले रहे हैं आजकल उदयपुर में। एक वेल स्टेब्लिश ब्रांड है चाय का, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सब जानते हैं। इट टेक्स 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए सिर्फ फ्रेंचाइजी का लेने का खर्चा है। तो बहुत कॉस्टली अफेयर है सर। मिडिल क्लास ऐसा बिजनेस नहीं कर सकता, मिडिल क्लास पर्सन। कॉस्ट में भी हायर देन एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कॉस्ट में इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग द फ्रेंचाइजी होगा, मैनेजमेंट सर्विसेज की जो फीस है वो होगी, जो कि कई बार बहुत ज्यादा होती है, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पैसा वो लोग हमसे मांग लेते हैं। दूसरी बात, ह्यूज रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वो लोग लगाते हैं। जैसे मैं आपको जिस चाय का एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका रेस्ट्रिक्शन है कि आप चाय की पत्ती वहीं से खरीदेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स जो भी उनके चाय में डलने हैं वो आप अगर उनकी फ्रेंचाइजी लेते तो आपको वहीं से खरीदने हैं। तो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है आपके फ्रेंचाइजिंग का। तीसरा, रिस्क। देयर इज अ रिस्क दैट फ्रेंचाइजर माइट गो आउट ऑफ बिजनेस एंड इन दिस केस अ ह्यूज रिस्क इज इन्वॉल्व। अगर फ्रेंचाइजर बेचारा दिवालिया हो गया तो तुम्हारा बिजनेस तो उसके नाम पे ही चल रहा था ना, तो तुमसे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, राइट सर। तो रिस्क भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट है यहाँ पर बैड रेपुटेशन। कई बार हमारी रेपुटेशन अदर फ्रेंचाइजीज कुड गिव अ ब्रांड अ बैड रेपुटेशन, सो द सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स टू बी परफेक्ट। मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, फ्रेंचाइजर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, पर जिसने मेरी फ्रेंचाइजी ली उसकी रेपुटेशन खराब है, तो उसकी वजह से, उसकी खराब रेपुटेशन की वजह से मेरी भी जो इमेज है, मेरा भी जो बिजनेस है वो भी नेगेटिव जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं बैड रेपुटेशन। देन नो सेल ऑप्शन, फ्रेंचाइजी finds it difficult to sell to anyone if willing to sell due to any reason. It can only be sold to the someone approved by franchisor. अगर मेरे को फ्रेंचाइजर कह रहा है कि आपको विद इन इंडिया ही सेल्स करनी है, आप इस प्रोडक्ट को फॉरेन में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एज अ पार्ट ऑफ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, तो आप वो नहीं कर सकते। मतलब आपको उन्हीं लोगों को बेचना पड़ेगा जो आपको फ्रेंचाइजर ने जिनका अप्रूवल दिया है, राइट सर। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजिंग के। अगला पॉइंट है सर हमारा टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। कितने टाइप्स की फ्रेंचाइजिंग होती है सर? पहला है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर प्रोडक्ट रिलेटेड फ्रेंचाइजेस होती हैं, जैसे मैकडी, टायर, आपके टायर स्टोर्स वगैरह, है ना। तो वो फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट जो कि प्रोडक्ट रिलेटेड है उसे हम डालेंगे प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। दूसरी तरीके की जो फ्रेंचाइजी है वो है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मैन्युफैक्चरिंग राइट्स को एज अ राइट ऑफर देते, एज अ राइट आपको देते हैं, सो दैट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकें इन द ब्रांड नेम ऑफ फॉर एग्जांपल पेप्सी, राइट। पेप्सी ने आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग राइट्स दिए हैं तो आप अपनी फैक्ट्री में पेप्सी को बना सकते हैं, उसे आप सेल कर सकते हैं। दैट इज एक्सक्लूसिव राइट आर गिवन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तीसरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दैट इज बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी वेंचर। यहां पर एक बिजनेस ओनर परचेज करता है, परचेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी एंड द कंपनी प्रोवाइड्स कस्टमर्स और अकाउंट्स टू द बिजनेस ओनर। इन रिटर्न द बिजनेस ओनर पेज अ फीस और कॉम्पनसेशन, जैसे वेंडिंग मशीन्स, डायरेक्टर डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स वगैरह। लास्ट है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी। यहां पर एक कंपनी बिजनेस ओनर को provides a business owner with a proven method for operating a business using name or trademark of the company। पूरा मॉडल आपको दे दिया जाता है और बदले में आपसे फीस और रॉयल्टी की डिमांड की जाती है। तो इसे हम कहते हैं बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इस आज के लेक्चर का दैट इज रिलेटेड टू फ्रेंचाइजिंग वो पूरा होता है खत्म। आगे के लेक्चर में सर अब हम बात करेंगे, वैसे मैं आपके यूनिट के दो अलग अलग लेक्चर बनाने वाला था, पर क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट ही है और आई डोंट थिंक कि हमने ज्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट किया है, तो हम फिजिबल है बिल्कुल, है ना, रेडी हो ना आगे पढ़ने के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का अगला पार्ट दैट इज
मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सबसे पहले सर, व्हाट आर द रीजंस फॉर मर्जर? कंपनियां मर्ज क्यों होती हैं? तो आप लोग सब जानते हैं, आज हम अकेली अकेली कंपनी मिलकर के लड़ें तो हो सकता है दोनों कुछ भी ना कमा पाए और कोई थर्ड पार्टी हमारा फायदा उठा करके मार्केट से सारे प्रॉफिट कमा करके ले जाए। तो बेटर है हम दोनों मिल जाते हैं, एक बड़ी यूनिट बन जाते हैं और मिल करके साथ बिजनेस करते हैं और साथ ही प्रॉफिट्स को अर्न करते हैं। तो इसे हम कहते हैं रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। बेसिकली यहाँ पर आप जो एग्जाम में लिखोगे वो आप लिखोगे सिनर्जी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? सिनर्जी। सिनर्जी क्या होता है? कंबाइंड अर्निंग्स। कॉम्बिनेशन होने की वजह से हम बिजनेस फर्म जो कंबाइन होंगी उसकी वजह से हमारी जो अर्निंग्स में इंक्रीज आएगा। क्या आएगा हमारी अर्निंग्स में सर? जो हमारी अर्निंग्स में इंक्रीज आएगा उसे हम कहते हैं सिनर्जी। क्या कहते हैं सर हम उसे? सिनर्जी। ओके। तो सबसे पहले सर, व्हाट आर द रीजंस फॉर मर्जर में सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है सर सिनर्जी। सिनर्जी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। The difference between the value of the combined firm and the value of the sum of participants। मतलब combined value क्या है? माइनस, अगर मान लो दो फर्म है तो combined value माइनस वैल्यू ऑफ फर्म A माइनस वैल्यू ऑफ फर्म B, तो उससे हमारा मिल जाएगा हमें सिनर्जी का वैल्यू, राइट। सिनर्जी अक्रूज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एनहांसमेंट एंड कॉस्ट सेविंग्स। सिनर्जी से हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और हमारी कॉस्ट जो होगी वो क्या होगी सर? कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है सर? देखिए, इफ फर्म ए एंड बी मर्ज एंड द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एंटिटी, अगर कंबाइंड एंटिटी की वैल्यू हम इससे डिनोट करें वैल्यू ऑफ ए बी से, इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ, तो इंडिविजुअल फर्म्स की जो वैल्यू होगी मतलब वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी जो होगा वो कम होगा और कंबाइंड फर्म की जो वैल्यू होगी दैट इज वैल्यू ऑफ ए बी विल बी ग्रेटर। तो जितना ये वैल्यू वी ए बी जितना ग्रेटर होगा इंडिविजुअल फर्म की वैल्यू से, उसको हम सिनर्जी बोलेंगे, राइट सर। तो ये सबसे बड़ा रीजन है मर्जर और एक्विजिशन का, राइट सर। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। हो सकता है ना इंडिविजुअल फर्म होते हुए हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम नई टेक्नोलॉजी को ला सके या हम नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, तो हमने क्या करा सर? हम मर्ज हो गए, हमने हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक साथ पूल किया एंड नाउ वी कैन import advanced technology with our combined resources, right sir। तो ये है acquiring new technology। क्या है सर? ये acquiring new technology। इसी के साथ साथ improved profitability। अगर हम मर्ज हो जाएंगे, हम लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। किसका बेनिफिट मिलेगा सर? हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाने वाली है, राइट। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाने वाली है सर? बढ़ जाने वाली है। एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स, एक पॉइंट है और है सर यहाँ पर, एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। कंपनीज आल्सो ऑप्ट फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन टू एक्वायर अ कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी दैट दे डू नॉट हैव और विद द अदर फर्म डज हैव। जैसे कि कुछ क्वालिटीज आप में है, कुछ क्वालिटीज मुझ में है। जो क्वालिटी मुझ में है वो क्वालिटी अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हो जाएंगे मर्ज। हम लोग क्या हो जाएंगे सर? मर्ज हो जाएंगे और हम में वो सारी कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी जो एक बड़ी फर्म में होनी चाहिए थी। तो इसे हम कहते हैं एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। क्या कहते हैं सर हम इसे? एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। एंट्री इनटू न्यू मार्केट्स, कुछ मार्केट में हो सकता है आप हो, कुछ मार्केट्स में हम लोग एंटर कर रखे हो। जब हम दोनों मिल जाएंगे तो हम उन मार्केट्स में भी एक्सप्लोरेशन कर पाएंगे, हम उन मार्केट्स के आइडियाज को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जहां हमारी अभी तक नजर नहीं थी। बिकॉज बीइंग अ कंबाइंड फर्म हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे एंड वी कैन एंटर अप इनटू न्यू मार्केट्स। एक्सेस टू फंड्स, if a company find it difficult to access funds from the capital market, in such a situation a company may decide to merge with another company that is viewed as a fund rich। मेरी कंपनी में लोग शेयर से पैसा नहीं लगा रहे हैं पर आपकी कंपनी में लोगों ने बहुत शेयर्स खरीद रखे हैं, तो हम दोनों मर्ज हो सकते हैं सो दैट मेरी कंपनी को भी इक्वल एक्सेस मिल सके कैपिटल मार्केट का जो आपकी कंपनी को मिल रहा है। टैक्स बेनिफिट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक थोड़ा सा ये मिसप्रिंट था, ये 7 दो बार टाइप हो गया है तो आप इसको हटा दीजिएगा जब आप इस नोट्स का प्रिंट आउट लें। मर्जर एंड एक्विजिशन होते ही बहुत सारी कंपनीज को टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है दैट अशोक लेलैंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज एक्वायर्ड बाय हिंदुजा फाइनेंस, अ ग्रुप कंपनी, सो दैट इट कैन सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस इन
एलिट बुक्स अगेंस्ट इट्स प्रॉफिट्स, राइट। आप लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हो जाएगी कम। तो इसे हम कहते हैं सर टैक्स बेनिफिट्स। अगला टॉपिक हमारा जो बनता है इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या मार्क करेंगे सर आप इस टॉपिक को? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 5 मार्क्स, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक ये जो टॉपिक है आपका सर जा सकता है। टॉपिक है सर टाइप्स ऑफ मर्जर्स। क्या है सर? टाइप्स ऑफ मर्जर्स। सर मर्जर कितने टाइप का होता है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है सर। सबसे पहला है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बहुत नोन फॉर्म है, बहुत फेमस तरीका है मर्जर का। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? मर्जर बिटवीन द फर्म्स that are involved in totally unrelated business activities, जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज सर बिल्कुल अनरिलेटेड है। मैं पेन बनाता हूं, आप टायर बनाते हो। मैं पेन बनाता हूं, आप क्या बनाते हो? टायर बनाते हो। कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है सर। पेन का टायर से क्या लेना देना? फिर भी हम मर्ज होंगे, फिर भी हम क्या होंगे सर? मर्ज होंगे। उसे हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। इजी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिसमें एक है प्योर एंड मिक्स। पहला मर्जर जो है इट इज अ प्योर मर्जर एंड अनदर मर्जर इज अ मिक्स्ड मर्जर। सो प्योर मर्जर में क्या होता है? इन्वॉल्व्स फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। द फर्म विच कंबाइन टुगेदर विच हैव नथिंग इन कॉमन, विच हैव नथिंग इन कॉमन, इसे हम कहते हैं प्योर कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। मिक्स्ड मर्जर in with the firms that are looking for product extensions or market extensions, जहां पर फर्म या तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना चाहती है यहाँ पर, या फिर क्या करना चाहती है सर? मार्केट एक्सटेंशन करना चाहती है। उसे हम कहते हैं मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। दूसरा टाइप जो मर्जर का है दैट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है सर? एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, सब लोग जानते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है? इट इज लाइक एक्स एक्सिस, है ना? तो पढ़ेंगे a merger occurring between two companies in the same industry. Horizontal merger is a merger of business combination that occurs between firms which operate in same space, often as competitor offering the same product and service. However, horizontal mergers are common in industries with fewer firms, as competition tends to be higher and the synergies and potential gains in the market share are much greater for merging firms in the such an industry. दो कंपनियां सेम प्रोडक्ट बेच रही है, सेम सर्विसेज ऑफर कर रही, दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गई, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। क्या बोलते हैं सर हम इसे? हॉरिजॉन्टल मर्जर। तीसरा है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर्स। तीसरा मर्जर कौन सा टाइप का है सर? मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। नाउ व्हाट इज अ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर? अ मार्केट एक्सटेंशन मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपनीज दैट डील्स इन द सेम प्रोडक्ट बट इन अ सेपरेट मार्केट्स। आपका मार्केट अलग, मेरा मार्केट अलग, प्रोडक्ट हमारा जो है सेम है। The main purpose of the market extension merger is to make sure that merging companies can get access to a bigger market and ensures a bigger client base. हम दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गए। आप भी और मैं दोनों सेम प्रोडक्ट बेच रहे थे, पर आप मान लो उदयपुर में बेच रहे थे, मैं जयपुर में बेच रहा था, राइट। हम दोनों एक दूसरे से मर्ज हो गए क्योंकि हमारा मार्केट जो है वो एक्सटेंड हो सके, हम और मार्केट में अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर कर सके, उसे हम कहते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। चौथा जो मर्जर है दैट इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर क्या है सर? प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स दैट डील इन प्रोडक्ट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑपरेट इन द सेम मार्केट। रिलेटेड प्रोडक्ट है, सेम मार्केट में हम ऑपरेट करें। द प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर अलाउज मर्जिंग कंपनी टू ग्रुप टुगेदर देयर प्रोडक्ट्स एंड गेट एक्सेस टू अ बिगर सेट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर का क्लाइंट बेस बढ़ाने के लिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, रिलेटेड प्रोडक्ट है, हम एक दूसरे से मर्ज हो गए ताकि हमारा प्रोडक्ट लाइन में और प्रोडक्ट हम ऐड कर लें। डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम लोग रिस्क को मिनिमाइज करते हुए प्रॉफिट्स को बढ़ा लें। इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। लास्ट जो मर्जर है दैट इज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल कैसे होता है बच्चों? वाई एक्सिस। A merger between two companies offering different goods and services for one specified finished product. आप रबर बना रहे हो, मैं टायर बना रहा हूं। आप रबर, मैं टायर, हम दोनों मर्ज हो गए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, टायर बनेगा, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल मर्जर। क्या कहते हैं सर हम इसे? वर्टिकल मर्जर। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है?
The logic behind the merger is to increase synergies created by merging firm that would be more efficient operating as one. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा का पूरा मर्जर के बारे में जो आपके सिलेबस में दिया है। सारी ही चीजें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी हैं, डिस्कस कर ली है। थर्ड पार्ट अब इस चैप्टर का जो है, इस यूनिट का थर्ड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, आधा घंटे की वीडियो लगभग हमारी बननी है। और आधे घंटे में अगर आपको कोई चैप्टर, कोई टीचर 10 मार्क्स दिलवा दे ऑन्टर जैसे पेपर में, तो बहुत बड़ी बात है। और सो दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज वर्थ शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स आल्सो। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जरूरत से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है, so that maximum students can take the benefit from this free of cost lecture we are providing at Career Heights उदयपुर। ओके, तो आइए सर एक्विजिशन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बेसिक आइडिया ऑलरेडी बता दिया था कि सर मान लीजिए एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, मिल करके बन गई कंपनी ए, या फिर मिल करके बन गई कंपनी बी, तो इसे हम कहते हैं एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम इसे? एक्विजिशन। तो आइए, पहली बात तो इसमें आएगा टेक ओवर, या फिर हम एसेट्स ले लें। क्या ले लें? या फिर हम एसेट्स ले लें, या फिर हम उनके राइट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस हम सेटल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें, तो उसे हम कहते हैं एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम इसे? एक्विजिशन। तो आइए, टाइप्स ऑफ एक्विजिशन। सबसे पहला फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली एक्विजिशन क्या है सर? फ्रेंडली एक्विजिशन हियर बोथ द कंपनीज अप्रूव ऑफ द एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली टर्म्स, देयर इज नो यूज ऑफ फोर्स और प्रेशर। जो कि बिल्कुल एक बंद कमरे में हुआ, आपने मेरी टर्म्स पर एग्री करा, मैंने आपकी टर्म्स पर एग्री करा, और हमने दोस्तों की तरह एक्विजिशन करा, जहां पर टर्म्स और कंडीशन जो है वो बहुत ही फेवरेबल है, उसे हम कहते हैं फ्रेंडली एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम उसे? फ्रेंडली एक्विजिशन। दूसरा रिवर्स एक्विजिशन। हियर अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी। जनरली क्या होता है? पब्लिक कंपनी लेती है प्राइवेट कंपनी को, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम इसे? रिवर्स एक्विजिशन, राइट। देन वी हैव रैक फ्लिप एक्विजिशन। हियर परचेजिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज कंपनी, राइट। यहाँ पर जो परचेजिंग कंपनी है वो एक सब्सिडरी बन जाएगी परचेज्ड कंपनी की, इसे हम कहते हैं रैक फ्लिप एक्विजिशन। देन वी हैव हॉस्टाइल एक्विजिशन। हियर एंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फोर्स। हो सकता है आप दिवालिया हो रहे हो, तो मैंने जबरदस्ती आपको बोला चलो बिको, तुम्हारी कंपनी अब आज से मेरी कंपनी, तो यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है स्टूडेंट्स। किसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर बच्चों? फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे हॉस्टाइल एक्विजिशन। द स्मॉलर कंपनी इज फोर्स्ड टू से यस। छोटी कंपनी को जबरदस्ती यस बुलवाया जाएगा कि वो बड़ी कंपनी को बिक जाए, उसे हम कहते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन। क्या कहते हैं सर हम इसे? हॉस्टाइल एक्विजिशन। ओके, नाउ कुछ कारण की वजह से मर्जर एंड एक्विजिशन फेल भी हो सकता है। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन? सबसे पहला, अनरियलिस्टिक प्राइस पेड फॉर द टारगेट। स्टूडेंट, टारगेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको हमको खरीदना है, उसकी रियल वैल्यूएशन निकल रही थी 500 करोड़ रुपए, हमने उसे फोर्स करके ले लिया 250 करोड़ में। अनरियलिस्टिक प्राइस पे करा हमने, जरूरत से ज्यादा ही सस्ता खरीद लिया, उसे फोर्स करा, उसके बिजनेसमैन को, उस कंपनी के मालिक को हमने इतना डराया, रातों रात हमने उसकी पिटाई करवाई, और हमने उसको बोला चलो 250 करोड़ चाहिए तो लो, वरना भाग जाओ यहाँ से, ये भी नहीं मिलेंगे। अनरियलिस्टिक प्राइसेस पेड फॉर एक्विजिशन। तो उस केस में आपका जो एक्विजिशन है वो फेल हो सकता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज डिफिकल्टी इन कल्चरल इंटीग्रेशन। सेकंड पॉइंट क्या है सर? डिफिकल्टी इन कल्चरल इंटीग्रेशन। कई बार हमारा कल्चर कुछ और है, सामने वाली कंपनी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं उसका कल्चर कुछ और है, तो कल्चरल इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी होने की वजह से भी हमारा एक्विजिशन क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? फेल हो सकता है। तीसरा, ओवरस्टेटेड सिनर्जीज। हमने एक वैल्यू पर बिठाया, हमने बोला चलो जरा सिनर्जी की वैल्यू निकाल के दिखाओ, और उसने अनरियलिस्टिक ओवरस्टेट कर दिया सिनर्जी को, इस इंटेंशन से कि हम सामने वाली कंपनी को खरीद ही लें, और कोई हमें रियल इमेज पता ही नहीं पड़ी जिस कंपनी को हम खरीद रहे थे। अब क्योंकि ओवरस्टेटेड सिनर्जीज थी, आपको सिनर्जी का वैल्यू इतना ज्यादा बताया गया था कि वो एक्चुअली में इतना वैल्यू था ही नहीं, तो ओवरस्टेटेड सिनर्जीज की वजह से भी हमारा जो मर्जर और एक्विजिशन है वो फेल हो सकता है। चौथा है इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज।
इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज के मतलब कंबाइंड फर्म और एंटिटी हैज टू अडॉप्ट टू अ न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस बाय न्यू सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गई है, आपके काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाद भी कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। जैसे पुअर बिजनेस फिट, उनका बिजनेस करने का तरीका और हमारे बिजनेस करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है, तो निश्चित सी बात है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाएगा फेल। एंड लास्ट, इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस। अगर आपने फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क को एनालाइज नहीं करते हुए किसी भी कंपनी को खरीद लिया और फिर आपके अगर हुए लॉसेस, तो आप बहुत बड़े जाल में फंस सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं सर हम इसे? इनएडिक्वेट ड्यू डिलिजेंस। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर, ये यूनिट नंबर 4 पूरा का पूरा होता है खत्म। और लगभग 20 मार्क्स का जो पैटर्न जो पेपर है, 35 मार्क्स का आपका टर्म 2 का पेपर है ऑन्टर का, और 20 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हम खत्म कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस अरिथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही यूनिट्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू।